साथियों, आज हम इस लेक्चर में अमेरिकन हिस्ट्री करेंगे और आज हम अमेरिकन हिस्ट्री में अमेरिका के 31वें राष्ट्रपति रहे हर्बर्ट क्लार्क हूवर के बारे में पढ़ेंगे। उनके उनका जो प्रशासन था 1929 से लेकर 1933 तक 1933 तक उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा था उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उनके टाइम में जो ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई थी तो उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। तो साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो अमेरिका के 31वें राष्ट्रपति थे उनका पूरा नाम था हर्बर्ट क्लार्क हूवर। और ये अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने? 31st 31वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। 1929 से लेकर 1933 तक इनका राष्ट्रपति काल रहा। इनका जो कार्यकाल रहा वो 1929 से लेकर 1933 तक रहा। इनका जो जन्म हुआ था वो 10 अगस्त 1874 को आयोवा यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। और जो ये संबंध रखते थे, ये किस पॉलिटिकल पार्टी से इनके रिलेशन थे? रिपब्लिकन पार्टी से इनका संबंध था। राष्ट्रपति बनने से पहले ये किन किन पोस्ट पे काम कर चुके थे उसके बारे में जिक्र करते हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले ये 3rd यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स रहे और डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फूड एडमिनिस्ट्रेशन रहे, चेयरमैन ऑफ द कमीशन फॉर रिलीफ इन बेल्जियम, ये पोस्ट भी उनके पास रही। और लास्ट में ये 31st प्रेसिडेंट बनते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। इनकी जो एजुकेशन थी वो इन्होंने डिग्री की थी जियोलॉजी में। कहाँ से? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और ये माइनिंग इंजीनियर बने थे बाद में। और ये काफी सक्सेसफुल माइनिंग इंजीनियर रहे अपने टाइम में। इन्होंने काफी पैसा कमाया इस प्रोफेशन से। इनकी डेथ हुई थी अक्टूबर 20, 1964 को। इनकी उम्र उस समय 90 ईयर्स थी और इनकी जो डेथ हुई थी वो न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। तो साथियों, अब हर्बर्ट क्लार्क हूवर अमेरिका के राष्ट्रपति 31वें नंबर के, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में खुल के चर्चा करते हैं। हर्बर्ट हूवर जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जियोलॉजी में डिग्री कर लेते हैं, फिर वो माइनिंग इंजीनियर बनते हैं, काफी सक्सेसफुल माइनिंग इंजीनियर बनते हैं। वो काफी मेहनती थे, काफी ऑनेस्ट ईमानदार थे। और जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में चेयरमैन ऑफ द कमीशन फॉर रिलीफ इन बेल्जियम की पोस्ट पे थे, तब उन्होंने काफी फेमस हो गए थे। वो लोगों में काफी उनका नाम काफी फेमस हो गया था, लोग काफी जानने लग गए थे उनको, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा काम किया था जब वो चेयरमैन थे कमीशन फॉर रिलीफ इन बेल्जियम के। और जब वो 1929 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं तो जो अमेरिका था उस टाइम वो अपनी आर्थिक संपन्नता के, ठीक है, उसकी इकोनॉमी काफी बूम कर रही थी उस टाइम। वो काफी उस टाइम चरम पे थी, उसकी इकोनॉमी ना काफी अच्छे लेवल पे थी। बट वो उसका बिल्कुल लास्ट पॉइंट था जब उनकी इकोनॉमी काफी बूस्ट कर रही थी। बट हर्बर्ट क्लार्क हूवर के राष्ट्रपति बनते ही इकोनॉमी जो अच्छी थी अमेरिका की, वो अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। कुछ समय बाद वहां पर एक बहुत बड़ा तूफान आता है, सुनामी आ जाती है, जिसको कहा जाता है द ग्रेट डिप्रेशन। और हर्बर्ट क्लार्क हूवर की पूरी जो राष्ट्रपति काल था वो इसी ट्रैप में बेचारा फंस कर रह जाता है। वो इसी को संभालने में लग जाता है। वो
और मतलब 360 डिग्री जो रिफॉर्म्स करने होते हैं एक राष्ट्रपति ने, वो नहीं कर पाता बेचारा। वो इसी ट्रैप में फंस जाता है द ग्रेट डिप्रेशन के। वो पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह इसको मैं हैंडल कर लूँ, इसको मैनेज कर लूँ, ग्रेट डिप्रेशन को कंट्रोल कर लूँ, बट वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। और उसकी जो नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं 1932 में, उसमें उसकी हार का भी जो सबसे बड़ा कारण होता है वो यही होता है। वो काफी अच्छा मैनेजमेंट स्किल थी हर्बर्ट क्लार्क हूवर की, बट वो राजनीति के जो दाव पेच थे ना, वो उसको अच्छे से वो समझ नहीं पाया उसको। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ उसने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए, ठीक है, कृषि संबंधी सुधार किए। और कृषि संबंधी सुधार के लिए उसने दो चीजें करी, एक एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक्ट बनाया, दूसरा फेडरल फार्म बोर्ड बनाया। ठीक है साथियों, तो कृषि का सुधार करने के लिए हूवर ने पद संभालते ही 1929 में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक्ट बनाया। 1929 में ही ये एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक्ट बना दिया। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग फेडरल फार्म बोर्ड की स्थापना करी। ठीक है, तो इसी एक्ट के अकॉर्डिंग ये फेडरल फार्म बोर्ड की भी स्थापना करी। तो इस कानून के अकॉर्डिंग बोर्ड द्वारा 50 करोड़ की राशि सरकारी सहकारी समितियों के लिए निर्धारित कर दी गई। तो फेडरल फार्म बोर्ड द्वारा इसमें 50 करोड़ की जो राशि थी वो फिक्स कर दी, किसको देने के लिए? सरकारी सहकारी समितियों के लिए। ठीक है, जिससे रुई और अनाज आदि के उत्पादन पर नियंत्रण रखा जा सकता था। तो रुई और अनाज के प्रोडक्शन पर कंट्रोल पाने के लिए 50 करोड़ की राशि फिक्स कर दी गई, किसके लिए? सरकारी सहकारी समितियों के लिए। ठीक है, हूवर निजी रूप में आर्थिक व्यक्तिवाद का समर्थक था, परंतु उसके विपरीत वह अब सहकारी संपत्तियों द्वारा कृषि द्वारा पैदा की वस्तुओं की सुरक्षा करने के लिए प्रबल इच्छा रखता था। इस उद्देश्य के लिए उसने फार्म बोर्ड की स्थापना की थी। और जो नेक्स्ट है, द स्टॉक मार्केट क्रैशेस एंड द ग्रेट डिप्रेशन बिगिंस। तो इसके टाइम में ही हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत बड़ा एक डिप्रेशन आता है अमेरिका में, जो 1929 में शुरू होता है, और उसकी पूरा राष्ट्रपति काल इसी को हैंडल करने में निकल जाता है। ठीक है, और स्टॉक मार्केट में बहुत जबरदस्त क्रैश आ जाता है, अमेरिका की इकोनॉमी हिल जाती है, लोगों की नौकरियां चली जाती है, बैंक बंद हो जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है, प्रोडक्शन इतनी होती है इंडस्ट्रीज की, पर खरीदने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, इसकी बेचारे की किस्मत खराब थी जब ये राष्ट्रपति बना, बहुत चैलेंजेस इसको फेस करने पड़े। तो नेक्स्ट है कि हर्बर्ट क्लार्क हूवर ने ना एक एक्ट पास किया था जिसका नाम है एक्ट का नाम है स्मूथ हैवले टैरिफ एक्ट। ठीक है, तो ये सेनेटर थे, उनके नाम पर ये एक्ट बनाया गया था 1939 में। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो उस टाइम अमेरिका के नामी गिरामी इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बहुत समझाया हर्बर्ट क्लार्क हूवर को कि आप ये एक्ट ना पास करो, बट उन्होंने उनके अगेंस्ट जाके ये एक्ट पास किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, टैरिफ काफी बढ़ा दिया इन्होंने। ठीक है, टैरिफ बढ़ाने की वजह से क्या हुआ कि इनका जो फॉरेन ट्रेड है उसमें भी काफी असर पड़ा। ठीक है, अमेरिका की इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा असर पड़ गया। तो जो इन्होंने ये एक्ट बनाया स्मूथ हैवले टैरिफ एक्ट, ये अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स थे अमेरिका के उन्होंने समझाया भी, बट ये अमेरिका के फेवर में नहीं रहा। ठीक है, तो इस एक्ट की वजह से अमेरिका में बहुत विवाद खड़ा हो गया था, और सेनेट में भी काफी जो सेनेटर थे इनके अगेंस्ट हो गए हूवर के। और ये टैरिफ बढ़ाना हूवर के उन वचनों के विरुद्ध भी था जो चुनावों के समय उन्होंने लोगों के साथ किया था। और जो राज्य कृषि प्रधान थे उनमें प्रगतिशील सेनेटरों ने हूवर का विरोध करना शुरू कर दिया।
अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने हूवर को एक पत्र द्वारा सुझाव प्रस्तुत किया था कि उसे एक बिल को वीटो करना चाहिए, परंतु हूवर ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया। इस एक्ट के परिणाम स्वरूप ही विश्व के अन्य अधिकांश देशों ने भी अमेरिका के द्वारा उन देशों में भेजने वाली वस्तुओं पर टैरिफ इंक्रीज कर दिया। ये तो आपको पता ही है कि अगर अमेरिका आज की तारीख में भी अगर टैरिफ बढ़ाता है तो उसको रिटेलिएट करते हुए उसके रिएक्शन में बाकी कंट्रीज भी टैरिफ बढ़ा देती है जो अमेरिका के साथ व्यापार कर रही है। ठीक है, जैसे अमेरिका और चाइना की हाल के दिनों में जो टैरिफ वॉर है वो कितनी चल रही है आपको पता ही होगा, है ना। डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग, है ना। तो ये एक्ट अनसक्सेसफुल रहा। और क्या हुआ नेक्स्ट कि अमेरिका में जो इंडस्ट्रीज थी, अमेरिकन इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने अपना ना काफी प्रोडक्शन बढ़ा दिया। ठीक है, और क्योंकि उस टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था और ऐसी ऐसी मशीनें थी कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही थी। ठीक है, तो प्रोडक्शन और मशीन एडवांस थी, काफ़ी प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गई। बट ग्रेट डिप्रेशन आ गया, खरीदने वाला कोई नहीं है। ठीक है, और इन एडवांस मशीनों की वजह से काफ़ी जो लेबर्स थे उनके नंबर्स काफ़ी कम हो गए फैक्ट्रीज में। वो काफ़ी कम संख्या में फैक्ट्रीज में उनको काम मिलता था क्योंकि मशीनों ने उनको रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, कई लोग मतलब बेरोजगार हो गए इसी वजह से। और जैसे जीवन स्तर को ऊंचा करने वाले उद्योग जैसे कारें, बिजली के उपकरण और टेलीफोन की बिक्री में वृद्धि होगी, उस टाइम जिनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई थी उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर, मतलब कारें थी और इक्विपमेंट थे इलेक्ट्रिसिटी के, और टेलीफोन की जो सेल्स थी वो काफ़ी बढ़ गई थी क्योंकि ये सभी वस्तुएं किश्तों पर मिलने लगी थी उस टाइम। ठीक है, तो हम 1929 की बात कर रहे हैं कि ये सामान उस टाइम किश्तों पे मिल रहा था वहाँ। फोर्ड आदि कंपनियों ने भी अपनी कारों की प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा ली थी, उनकी काफ़ी सेल हो रही थी, इसलिए कारों के जो प्राइस थे वो काफ़ी कम कर दिए थे फोर्ड ने उस समय। हूवर के समय में कहा जाता था कि अमेरिका पहियों पर चलने वाला राष्ट्र हो गया है क्योंकि गाड़ियां बहुत सस्ती हो गई थी, प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज हो गई थी, जैसे हमने अभी फोर्ड का जिक्र किया। और साइंस रोज नए नए इन्वेंशन कर रही थी। ठीक है, और काफ़ी रेवोल्यूशन आ गया था साइंस में नई नई इन्वेंशन की वजह से। और हवाई जहाज़ों का प्रयोग भी काफ़ी बढ़ गया था उस टाइम। जीवन का प्रत्येक पक्ष इस औद्योगिक विकास से प्रभावित हुआ, इसलिए 1920 से लेकर 1930 तक के समय को सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम कहा गया। अमेरिका के लोगों को कोई अंदाजा नहीं था कि 1929 में कुछ ग्रेट वो 1929 में कोई ग्रेट डिप्रेशन आने वाला है। ठीक है, कोई मंदी आने वाली है, उनको कोई अंदाजा नहीं था इस बात का। ठीक है, और अपने पूरे टेन्योर में हूवर प्रशासन को बस इस डिप्रेशन को दूर करने के अलावा और कोई काम बचा ही नहीं था, वो इसी में उलझ के रह गए थे। ठीक है, तो हूवर ने अपने प्रशासन काल के हर संभव यत्न किए कि मंदी समाप्त हो जाए, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा। वो आर्थिक मंदी को खत्म करने में, समाप्त करने में, कंट्रोल करने में उसको कामयाबी नहीं मिली और इसी वजह से वो लोगों में काफ़ी बदनाम हो गया। ठीक है, तो इस वजह से वो जो 1932 में इलेक्शन हुए राष्ट्रपति के अमेरिका में, उसमें वो हार जाता है। ठीक है साथियों, तो आज हमने हर्बर्ट क्लार्क हूवर की बायोग्राफी भी डिस्कस करी और जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने 31 में, तो उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, उनका राष्ट्रपति काल कैसा रहा, इस लेक्चर में हमने पूरा डिटेल में इसको डिस्कस किया।